हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं डिमेंशिया की। तो देखिए हम बात करते आ रहे हैं पीछे से कि ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है उसकी बात कर रहे हैं। तो न्यूरो डिजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर की हम बात कर चुके हैं कि इसमें हमको पार्किंसंस डिजीज और हंटिंगटन डिजीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये न्यूरो डिजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर हुए। अब हम बात करने वाले हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिमेंशिया की। ठीक है, तो देखिए ये सब शुरू करने से पहले हम डिमेंशिया क्या होता है ये देख लेते हैं। डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी विद इंटैक्ट कॉन्शियसनेस। तो इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी जो होगी ये डिक्लाइन हो जाएगी, जबकि कॉन्शियसनेस जो होगा ये इंटैक्ट होगा। और ये कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है, तो देखिए मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, तो मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होगी ये डिक्लाइन हो जाएंगे, जबकि कॉन्शियसनेस इंटैक्ट रहेगा। यानी आप पेशेंट से पूछो कहाँ हो, कैसे हो, सब कुछ वो सही बताएगा, लेकिन जो उसकी मेमोरी है ना, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे उसको आज ये करना था, ये करना था, ये सारा ये लॉस हो जाएगा, मतलब ये नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कहाँ पे है, उसका टाइम, प्लेस, प्रेजेंटेशन, ओरिएंटेशन सब उसका सही रहेगा। तो ये देखने को मिलता है डिमेंशिया में। और ये रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया जो होते हैं डिप्रेशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, इसी तरीके से न्यूरोसिफिलिस है और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस है। तो ये सारे रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया है। ठीक है, तो ये हो गए। और हम यहाँ पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिमेंशिया की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिजीज की। तो देखिए अल्जाइमर्स डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स। तो ओल्डर एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया ये अल्जाइमर्स डिजीज ही है। और मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ये भी अल्जाइमर्स डिजीज है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज अल्जाइमर्स डिजीज है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर ये भी अल्जाइमर्स डिजीज है। ठीक, तो ये चीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए सेकंड मोस्ट की अगर हम बात कर लें, अच्छा हाँ, सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, तो ये हमारे पास यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज है। ठीक है, तो देखिए पार्किंसंस डिजीज ये सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, और फर्स्ट पे हमारे पास AD है, अल्जाइमर डिजीज। तो ये चीज हुई। अब देखिए अल्जाइमर डिजीज में क्या बताया गया कि एडवांस एज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। तो इसका रिस्क फैक्टर को बताया गया कि एडवांस एज जो है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है। और डाउन सिंड्रोम पेशेंट हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज एज एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 21। तो ये लाइन क्यों बताई गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होती है ना, इसी का जो है हाइपर फंक्शन हो जाता है, और यहाँ पे हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो देखिए एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, इसको नॉर्मली ना यहाँ पे अल्फा सिक्रेटेज एंजाइम होते हैं, ये इसको डिग्रेड करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि यहाँ पे बीटा सिक्रेटेज अपना रोल प्ले करते हैं, और ये देखिए ए बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये ए बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन ना ये आके ब्रेन के डिफरेंट टिश्यू में जमा होने लगता है। और जब ये ब्रेन के डिफरेंट टिश्यू में जमा होता है ना, तो देखिए हमारे पास हमारे ब्रेन में ApoE प्रेजेंट होता है। ठीक है, ApoE देखिए हम जब लाइपोप्रोटीन की बात किए थे, लिपिड ट्रांसपोर्ट की, यहाँ पे देखिए हम बात की कि यहाँ पे देखिए ये ApoE प्रेजेंट होता है। देखिए ApoE यहाँ पे, ApoE यहाँ पे, और ये कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यही सेम काम ApoE का ना यहाँ पे ब्रेन में भी होता है। तो ब्रेन में ApoE, ये जो एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लिया होते हैं, ये ApoE का प्रोडक्शन करते हैं, और ये ApoE जो होता है ये अपने अंदर लेके जाता है कोलेस्ट्रॉल को। और ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं ना उसको रिपेयर करना। तो ApoE जो होता है सारे न्यूरॉन्स के पास जाता है, न्यूरॉन में जो डैमेज होता है उसको सही करता है। इसी तरीके से किसी न्यूरॉन के पास ए बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये ApoE वहां पे भी जाएगा और इसको भी सही करना चाहेगा। और अगर इसको सही कर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सही कर पाता है तो यहीं पे प्लेक का फॉर्मेशन करता है। तो ये ApoE जो होता है इसके कई फॉर्म होते हैं। ठीक है, सब टाइप्स। तो ApoE2 जो होता है ना, देखिए ApoE2 ये यहाँ पे जब जाता है ए बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन के पास, तो यहाँ पे इसको क्लियर कर देता है। जब इसको क्लियर कर देता है तो इसकी वजह से ए बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन जमा नहीं हो पाता है, इस वजह से एपोप्रोटीन E, ठीक है, एपोप्रोटीन E और E में E2 ये बहुत फायदेमंद होता है। और जबकि एपोप्रोटीन E4 की हम बात करें ना, टाइप 4, तो ये जाता तो है क्लियर करने, लेकिन क्लियर नहीं कर पाता, खुद यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, और खुद इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से प्लेक का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से एपोप्रोटीन E जो होता है यानी E4 ये जो होता है ये रिस्क को और बढ़ा देता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मेनली होता है क्या है कि अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन ये ए बीटा अमाइलॉइड का फॉर्मेशन करता है, और ए बीटा अमाइलॉइड को क्लियर करने के लिए ApoE2 जाता है और इसको क्लियर कर लेता है, जबकि ApoE4 जाता है, इसको क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक, तो इसको ये वाला क्लियर कर लेता है, इस वजह से ये रिस्क कम कर देता है अल्जाइमर डिजीज का। और ये वाला नहीं क्लियर कर पाता, खुद यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है और प्लेक का फॉर्मेशन कर देता है, इस वजह से ये इसको ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो मेन हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, देखिए अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन यहाँ पे जो होती है इसी की वजह से देखने को मिलता है। तो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में क्या होता है कि 21 क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे ट्राइसोमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो 21 क्रोमोसोम पे हमको ट्राइसोमी देखने को मिली, तो ट्राइसोमी देखने की वजह से यहाँ पे अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और जब अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ए बीटा अमाइलॉइड का यहाँ पे चांस ज्यादा होता है। इस वजह से डाउन सिंड्रोम पेशेंट में इसका जो है डेवलपिंग का चांस अर्ली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज्यादा चांस होता है इसमें। ये चीज यही यहाँ पे बताया गया कि डाउन सिंड्रोम पेशेंट हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज एज अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 21। ये चीज हुई। और उसको फिर देखिए यहाँ पे एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो जाता है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन जो होता है ये ब्रेन पूरा इन्वॉल्व होता है, इस वजह से यहाँ पे ब्रेन जब डिजनरेट होगा तो एसिटाइल कोलिन अपने आप कम हो जाएगा। तो ये चीज हुई। ठीक,
और उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दें, एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग अल्टर्ड प्रोटीन। तो इन अल्टर्ड प्रोटीन से हमको देखने को मिलता है। तो ये देखिए एक चीज़ बताएं कि 90% जो होता है ये हमारा स्पोरैडिक होता है और 10% जो होता है फेमिलियल होता है। तो अब देखिए एपोई2 क्या करता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ स्पोरैडिक फॉर्म। तो स्पोरैडिक फॉर्म का रिस्क ये एपोई2 कम करता है। कैसे कम करता है बताएं कि इस ए बीटा अमाइलॉइड को ये क्लियर कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से एपोई2 इसको कम करता है, इसका रिस्क कम कर देता है, जबकि एपोई4 कम करने तो जाता है, लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे शरारती बच्चे हैं उनको आप भेजो कि जाओ वहाँ लोग शरारत करें, उनको चुप करा दो, तो वो जाके खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। वही इसका काम होता है कि बेचारा सही करने तो जाता है, लेकिन अब यहाँ आके खुद इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से एपोई4 जो होता है इसके रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक। तो ये हम दोनों बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए एपीपी अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ऐसी तरीके से प्रेसिनिलिन 1 और प्रेसिनिलिन 2 ये जो होते हैं ये फेमिलियल फॉर्म्स कॉज करते हैं और 10% में, देखिए बताया ना कि फेमिलियल जो होता है 10% होता है, 90% स्पोरैडिक होता है और विद अर्लियर ऑनसेट, और इसका ऑनसेट जो होता है ये हमको अर्ली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसके प्रोटीन्स हो गए, कौन कौन से प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज हुई। और ये देखिए अब यहाँ बताया गया एपोई2 इज प्रोटेक्टिव। तो देखिए एपोई2 इज प्रोटेक्टिव, टू देखिए यहाँ से बात करें कि 2 जो है प्रोटेक्टिव होता है, वाइल एपोई4 इज फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। तो देखिए एपोई4 इज फॉर, तो देखिए 4 यानी ये फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, 4 को हम FOR ना समझ के FOUR लिखेंगे, तो इससे पता चलेगा कि एपोई4 जो है ये इंक्रीज कर देता है रिस्क को। तो ये चीज़ हो गई हमारे एसोसिएशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, तो देखिए वाइड सेपरेट कॉर्टिकल एट्रोफी। तो वाइड सेपरेट हमको कॉर्टिकल एट्रोफी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कॉर्टिकल एट्रोफी वाइड सेपरेट देखने को मिलेंगी, लेकिन मोस्टली हमको हिप्पोकैम्पस में देखने को मिलती है। यहाँ पे बताया गया कि वाइड सेपरेट कॉर्टिकल एट्रोफी स्पेशली हिप्पोकैम्पस में भी हमको एट्रोफी देखने को मिलेंगी, और नैरोइंग ऑफ गायरी एंड वाइडनिंग ऑफ सल्काई। तो देखिए ये देखिए गायरी और सरकाई क्या होता है हमको बेसिक से मालूम होना चाहिए। ये जो गैप होता है ना, ये देखिए ये इसको हम सल्कस बोलते हैं गैप, और ये जो ऐसे बढ़ा हुआ हिस्सा है ना इसको हम बोलते हैं गायरी, ठीक। तो ये सल्कस अंदर वाला हिस्सा सल्कस और ये गायरी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सल्कस देखिए पतली सी है और गायरी देखिए चौड़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये सल्कस चौड़ी सी हो जाएगी और गायरी पतली हो जाएगी। तो यही यहाँ बताया कि नैरोइंग ऑफ द गायरी एंड वाइडनिंग ऑफ द सल्काई। तो सल्काई चौड़ी हो जाएंगी और गायरी जो होंगी ये पतली हो जाएंगी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 3 चीज़ हमको देखने को मिलेगी, 3 चीज़ देखने को मिलेंगी। पहली देखिए सनाइल प्लेक्स देखने को मिलेंगे, दूसरी देखिए यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिलरी ट्राइंगल देखने को मिलेंगे, और तीसरी चीज देखिए हिरेनो बॉडीज देखने को मिलेंगी। तो तीनों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सनाइल प्लेक्स क्या होते हैं, तो सनाइल प्लेक्स हम बताया ना कि जब यहाँ पे ये ए बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन आ जाती हैं तो यही एक्युमुलेट होने लगती हैं, और E4 यहाँ पे आता है तो और ये भी एक्युमुलेट होता है और प्लेक का फॉर्मेशन करता है। तो इसी को हम बोलते हैं सनाइल प्लेक्स। तो देखिए सनाइल प्लेक्स क्या होते हैं, सनाइल प्लेक्स इन ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर में हमको सनाइल प्लेक्स देखने को मिलेंगे, और ये होते क्या हैं, तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर बीटा अमाइलॉइड कोर। तो बीटा अमाइलॉइड कोर होगा, मे कॉज अमाइलॉइड एंजियोपैथी। तो अमाइलॉइड हमको एंजियोपैथी देखने को मिलेगा, और इंट्रापेरेन्काइमल हेमोरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंट्रापेरेन्काइमल हेमोरेज देखने को मिला, और ए बीटा यानी अमाइलॉइड बीटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्लीवेज ऑफ एपीपी। तो ये हम शुरू में ही बता के हैं कि ये ए बीटा कहाँ से आता है, तो देखिए ये अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो है इसी से ये अमाइलॉइड बीटा बनता है। देखिए हमें यहाँ पे बताया कि एपीपी से ही अमाइलॉइड बीटा बनता है, और यही अमाइलॉइड बीटा जो होता है ये सनाइल प्लेक का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए हम दिखाए भी, ये देखिए ये सनाइल प्लेक का फॉर्मेशन किया, ये अमाइलॉइड बीटा की वजह से देखने को मिला, ठीक है। तो सनाइल प्लेक देखने को मिला एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, तो ये पहली चीज देखने को मिल गई हमको, ठीक है। तो पहले की हम बात कर लिए कि सनाइल प्लेक्स हमको देखने को मिला, और दूसरी चीज देखिए हमको न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। और ये न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल क्या होते हैं, तो देखिए इंट्रासेलुलर, ये देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर था, ये देखिए इंट्रासेलुलर होगा, और ये क्या होता है हाइपर फास्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन। तो ये जो ए बीटा प्रोटीन होते हैं ना, यही ए बीटा प्रोटीन टाउ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस टाउ प्रोटीन का फॉर्मेशन ए बीटा प्रोटीन करते हैं, तो ये ए बीटा प्रोटीन टाउ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये टाउ प्रोटीन जो होते हैं हाइपर फास्फोराइलेट हो जाते हैं, और हाइपर फास्फोराइलेट होके ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में एक्युमुलेट होने लगते हैं। तो यही होता है कि देखिए इंट्रासेलुलर हाइपर फास्फोराइलेटेड ट्राइप्रोटीन ये प्रेजेंट होंगे, और ये इनसॉल्युबल साइटोस्केलेटल एलिमेंट होंगे, और नंबर ऑफ ट्रायंगल कोरिलेटेड विद डिग्री ऑफ डिमेंशिया। और इसके जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे ये डिमेंशिया को कोरिलेट करेंगे कितना डिमेंशिया है। तो देखिए इस पूरी लाइन को हम बताएं, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा प्लेग, और ये देखिए ये हमको ट्रायंगल देखने को मिलता है, और ट्रायंगल के अंदर ये देखिए ये जो है ना ये हमको टाउ प्रोटीन देखने को मिला, और ये टाउ प्रोटीन ये हाइपर फास्फोराइलेट होंगे। और ये टाउ प्रोटीन आए कहाँ से, ये ए बीटा जो प्रोटीन बनी थी ना, ये ए बीटा प्रोटीन इसी से ये टाउ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये टाउ प्रोटीन हाइपर फास्फोराइलेट हो गए ये सेल के अंदर जमा हो जाते हैं, और जब सेल के अंदर ये जमा होते हैं ना तो देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए, और ये ट्रायंगल जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से हम डिग्री ऑफ डिमेंशिया का पता लगा लेंगे कि कितना ज़्यादा डिमेंशिया है। ये कम है तो कम डिमेंशिया है, ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमेंशिया। तो यही इस लाइन में बताया गया कि यहाँ पे हमको न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, अभी हमने दिखाया, और ये इंट्रासेलुलर होते हैं, और ये हाइपर फास्फोराइलेटेड टाइप प्रोटीन होते हैं, और ये इनसॉल्युबल साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं, और नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं ये कोरिलेट्स
विद डिग्री ऑफ डिमेंशिया, ये हुआ। और उसका फिर देखिए हमको हिरेनो बॉडीज देखने को मिलते हैं। तो तीसरी चीज हमारे पास हिरेनो बॉडीज है, और हिरेनो बॉडी ये भी देखिए इंट्रासेलुलर इसिनोफिलिक प्रोटीनियस रॉड इन हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस में हमको इंट्रासेलुलर इसिनोफिलिक प्रोटीनियस रॉड देखने को मिलेंगे, इसको हम हिरेनो बॉडीज बोलते हैं। तो ये तीन चीज जो होती हैं ये अल्जाइमर डिजीज के क्लासिकल फाइंडिंग होती है। पहली स्नाइल प्लेक्स, दूसरा न्यूरोफाइब्रिली ट्राइंगल्स, और तीसरा हिरेनो बॉडीज। तो ये तीन चीज हमको देखने को मिलती है। तो ये हम पूरा अल्जाइमर डिजीज के बारे में बता दिए, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स, 85 के ऊपर हमको मोस्टली 40% लोगों में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो रोल होता है एपीपी का होता है, एमोइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन का, और ये कन्वर्ट हो जाती है ए बीटा अमोइलॉइड में। और ए बीटा अमोइलॉइड को क्लियर करने के लिए ये एपोई2 और एपोई4 को भेजा जाता है। ई2 तो अपना काम कर देता है और इसको क्लियर कर देता है, इस वजह से ये रिस्क फैक्टर को कम कर देता है, जबकि ई4 जाता है और ये खुद इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। और उसके अलावा देखिए जो फेमिलियल फॉर्म है, ये देखिए एपीपी और प्रीसिनिलिन 1 और प्रीसिनिलिन 2 की वजह से देखने को मिलता है। और ये निमोनिक बताया गया, बहुत ही अच्छा निमोनिक, कि एपोई2 इज प्रोटेक्टिव, तो ई2 जो है प्रोटेक्टिव है, और ई4 इज फॉर अल्जाइमर डिजीज, तो 4 जो है ये रिस्क को बढ़ा देता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे वाइड सेपरेट कॉर्टिकल एट्रोफी देखने को मिलती है, और इसमें जो है गायरी जो होंगे ये नैरो हो जाएंगी, और जबकि सल्काई जो होंगी ये वाइड हो जाएंगी। ये चीज़ हुई। और यहाँ पे हमको तीन चीज़ देखने को मिलती है। पहली स्नाइल प्लेक्स जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलती है, और उसके अलावा देखिए न्यूरोफाइब्रिली ट्राइंगल है, और हिरेनो बॉडीज है, ये दोनों इंट्रा सेलुलर देखने को मिलती है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हम बताएं एक चीज़, ये जो प्रीसिनिलिन 1 होता है ना, इसका जीन जो होता है क्रोमोसोम नंबर 14 में प्रेजेंट होता है, और मोस्ट कॉमनली इसी के म्यूटेशन की वजह से हमको फेमिलियल अल्जाइमर डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रीसिनिलिन 1 ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है फेमिलियल अल्जाइमर डिजीज के लिए। और ये पेनिसिलिन 2 की बात करें तो इसका जो जीन होता है ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है, इसका 14 पे प्रेजेंट होता है, और यही मोस्ट कॉमन कॉज है फेमिलियल अल्जाइमर डिजीज का, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे हम ड्रग्स की बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस है ड्रग्स की, तो देखिए यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के न्यूरॉन्स जो होते हैं कम हो जाते हैं ब्रेन में, तो एसिटाइल कोलिन कम हो गया, तो अब ये एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर देते हैं, ताकि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन ना हो, और जब भी ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन ब्रेन में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम दे सकते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। और यहाँ पे हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो बात करते हैं ये हमारी डोनेपेजिल होती है, ठीक है। डोनेपेजिल ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा हम रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामाइन भी दे सकते हैं, तो ये हमारी ड्रग हो गई। तो हम सब बात कर लिए, और ये हमारा अल्जाइमर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया की।